वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 29 और फ्रंट एंड मिशन डेवलपमेंट 2019 का आज HTML में ये दूसरा टास्क होगा। इससे पहले हमने कुछ थोड़ा सा इंट्रो इसका देखने की कोशिश की, कुछ बुनियादी टैग्स थे, फिर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की जो वर्डप्रेस का 2019 थीम है। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले आप उस टास्क को देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने एक माहौल सेट किया था, एक ग्राउंड वर्क हमने कर लिया था। आज हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल अंदाज में आगे बढ़ते जाएंगे और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी इंशाल्लाह कि आपके लिए सारी चीज़ें जो है वो आसान होती चली जाएंगी। तो ये हमने एक डेमो वेब पेज जो है वो क्रिएट किया था HTML के अंदर, और आपने फोल्डर के अंदर ये क्रिएट किया था सारा फाइल वगैरह। ये फोल्डर आप लोगों ने यकीनन क्रिएट कर लिया होगा। ये इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये आपने जब थीम की स्टेज में दाखिल होना है तो फिर आपको ये सारा फोल्डर जो है वो आपके बड़े काम आएगा। आपको याद है हमने कुछ PHP के टैग्स जो हैं वो रिमूव किए थे, इंडेक्स के अंदर से, हेडर के अंदर से और फुटर के अंदर से। वो सारे के सारे टैग्स जो हैं वो एक्स्ट्रा के नाम से मैंने सेव कर लिए हैं यहाँ पे, extra.php। अगर आप यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ये मेरे पास फाइल है, क्योंकि आपको पता है हम कट करते गए और हमने पेस्ट किया। सिंपल मैंने उसको सेव एज किया या कंट्रोल एस किया और उसको उसी फोल्डर में एक्स्ट्रा लिख के और आगे लिखा मैंने डॉट और फिर PHP लिख दिया, क्योंकि इसके अंदर सारे PHP के टैग्स हैं। ये वो PHP के कोड्स होंगे जो हम बाद में अगली स्टेज पे हमने इस्तेमाल करने हैं, और मैं आपको 1 बाय 1 इनके बारे में बताऊंगा कि कौन सा टेम्पलेट टैग कहाँ पे हम यूज़ करते हैं और वो किस तरीके से फंक्शंस के साथ यहाँ पे हुक करता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप अपने पास इकट्ठे करते जाएं। मेरे पास एक ज़बरदस्त, आप कह लें कि इसकी तादाद थी किसी दौर में, बहुत सारे उनमें से डेप्रिकेट भी हो गए। तो मुझे एक शौक था, जब कभी कोई थीम क्लाइंट की तरफ से मेरे पास आता, मैं उसको रीड करता, रिवर्स इंजीनियरिंग करता और फिर उसमें से फंक्शंस जो थे वो मैं अपने पास कॉपी पेस्ट करके उनको पढ़ा करता कि किस तरीके से किसी थीम ने एक फंक्शन को इस्तेमाल किया है। तो ये आप अपने पास फाइल बना लें। आज हमने यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो है वो शुरू कर देना है। अब तक हमने जितनी भी चीज़ें की हैं वो बिल्कुल बेसिक टैग थे। इमेज हमने लगाया, उसमें एंकर लगाया, लिंक वगैरह बना लिए, पैराग्राफ टैग हमने देखा, हेडिंग किस तरीके से देते हैं, फिर UL और OL जो ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे ये जो आपका मेन था डॉक टाइप HTML के हवाले से, यहाँ से आपको याद है कि हमने रिमूव की थी इसका जो PHP का लैंग्वेज के हवाले से है। लेकिन अगर आपने HTML में लिखना हो सिंपल, तो हम लिखते हैं उसके लिए लैंग, इतना सा शॉर्ट लफ्ज़ हम लिखते हैं। उसके बाद आपने बराबर का निशान, इक्वल्स और डबल कॉमा इस तरीके से आप देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स में, और उसके अंदर आप लिख देंगे सिंपल EN। और यहाँ पे अगर आपने स्टैंडर्ड को मीट करना है तो EN_US। इस तरीके से प्रॉपर आप लैंग्वेज है उसको लिख सकते हैं। अगर सिंपल आप यहाँ से Ctrl+C करें और इसको चेक कर लें, ये आदत बना लें, जब भी किसी टैग के ऊपर शक हो Ctrl+V करें उतना हिस्सा, तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि ISO के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से हमें बताती है कि आपका लैंग जो है वो किस तरीके से होना चाहिए। आप सिंपल जो है वो हमारे पास HTML लैंग EN होता है। अगर आप इसके साथ US मेंशन करना चाहें या ऑस्ट्रेलिया का वेरिएशन है या इंडिया का या पाकिस्तान का या जो भी इंग्लिश की वेरिएशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो W3 स्कूल्स के अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, यहाँ से आप इजीली नोट कर सकते हैं। अगर हम इसको सिर्फ EN तक रहने दें तो इतना भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप इसको Ctrl+C करके रीचेक कर सकते हैं, वेरीफाई करें कि क्या हमारा ये जो सीक्वेंस है या स्ट्रक्चर है ये ठीक है या इस तरह डैश होनी चाहिए। अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच वन शुड यू यूज, स्टैक ओवरफ्लो। इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको बार बार नोट करनी चाहिए।
तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं ज़्यादातर इसके बारे में बहस होती रहती है, en_us लिखना है या en-us जो है वो आपने लिखना है। अगर हम इसको बैक स्पेस करें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे आपको बाकायदा इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो लोकल के हवाले से en_us, तो हम इसके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपके तजर्बे में en-us है तो आप इस तरीके से भी उसको रख सकते हैं। तो ये लैंग है जिसको हमने जब रिमूव किया तो उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स का इतना हिस्सा जो था वो हमने वहाँ पे लगा दिया था, और लैंग्वेज जो है वो ऑटोमेटिकली डायनामिक अंदाज में यहाँ से वो पिक कर लेता है। उसके बाद हमने मूव किया था यहाँ से चार सेट या कैरेक्टर सेट। अब यहाँ पे जो हम PHP का ये टैग यूज करते हैं ब्लॉग इन्फो चार सेट, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे UTF-8। अब UTF-8 जो है वो क्या चीज़ है, इसके बारे में लंबी चौड़ी लिस्ट आप कह लें कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, एम्परसाइंड होता है या आपने दिल बनाना है या इस तरह के मुख्तलिफ आपने कॉपीराइट का कोई साइन देना है या रजिस्टर्ड मार्क आपने कोई देना है, तो उसके लिए UTF-8 जो है वो इस वक्त एक ऐसा हमारे पास स्टैंडर्ड है जिसके अंदर तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले ANSCI के नाम से था, इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अगर आप यहाँ पे आए W3 स्कूल्स के अंदर तो UTF-8 जो है इसके बारे में आप सारा पढ़ सकते हैं, यूनिकोड कंसोर्शियम, और इसके अंदर तमाम जो करैक्टर सेट्स थे वो मौजूद थे। तो UTF-8 जो है वो इस वक्त की लेटेस्ट हमारे पास एक सहूलत मौजूद है। जब हम ये लिख देंगे तो इसका मतलब यह है कि वो तमाम करैक्टर्स को सपोर्ट करेगा जो हमारा ब्राउज़र है। अब यहाँ पे पुराने वक्तों में जब HTML4 वगैरह था तो हम ये लिखा करते थे ISO, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो ब्राउज़र जो है उनको पता चल जाएगा। तो UTF-8 जो है ये हमारे पास काफ़ी है। आप इसको अगर आप स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहें आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं। तो UTF-8 के बारे में आप ये अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप ये इतना ज़हन में रखें कि ये आपके जो करैक्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ करैक्टर्स जो हम बनाते हैं लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ करते हैं, सिम्बल्स वगैरह, उनको डिस्प्ले करने के लिए ब्राउज़र में हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद ये मेटा हमने ऑलरेडी लगाया था, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास सीक्वेंस रहे। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें। अब हम इससे अगले फेज में दाखिल हो जाते हैं। बॉडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस बॉडी के अंदर हम बनाएंगे जो HTML5 के सिमेंटिक टैग्स होते हैं। ये टर्म आप अक्सर सुनेंगे। सिमेंटिक हमने लिटरेचर में पढ़ा था। सिमेंटिक बेसिकली आप ये समझ लें कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मानी हो, जिसको हम देखें और उससे हमें कोई समझ में आ जाए कि ये किस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक सिमेंटिक होगा, उसका उस लफ्ज़ का कोई मानी होगा, बामानी लफ्ज़ होगा। जैसे अगर सिर्फ DD लिखा हुआ है तो इसका कोई मानी नहीं, लेकिन अगर आर्टिकल दो टैग्स के अंदर लिखा होगा तो इसका मतलब यह है कि आर्टिकल से एक मखसूस चीज़ मुराद है, या सेक्शन होता है, या हेडर है, या फुटर है, या इसी तरीके से आप वहाँ पे असाइड लगाते हैं या साइड बार जिसको हम कहते हैं। ये सारे टैग्स जो थे ये HTML5 ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए अपने साथ, और इनको हम यूज़ करते हैं HTML5 का जो मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी पेज का। उसके लिए आज हम एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है हेडर का एक सिमेंटिक टैग। इसको हमने स्टार्ट किया, हेडर लिखा, उसके बाद इसी तरीके से इसको हमने क्लोज कर देना है। अब ये जो हेडर है ये एक डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपने अगर फ़र्ज़ कर लें 10 आर्टिकल दिए हैं तो हर आर्टिकल के अंदर आप हेडर यूज़ कर सकते हैं, और उस हेडर के साथ साथ आप उसका फुटर भी यूज़ कर सकते हैं। हेडर में आप उसका टाइटल लिख देंगे और फुटर के अंदर आप उसका ऑथर का नाम वगैरह जो भी है वो लिख सकते हैं। तो हेडर के लिए कोई ये शर्त नहीं कि ये सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने हेडर जो है वो डिफाइन कर लिया बॉडी के अंदर। अब इस हेडर के अंदर हमने नैव देना होता है, बेसिकली जो मेन्यू होता है। अभी तक हमारे पास ये पेज है जो हम फ्रंट एंड पे देखते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करके देखें तो अभी तक हमारे पास कोई मेन्यू नहीं है। तो वेबसाइट के अंदर अगर मेन्यू नहीं होगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो मेन्यू के लिए जो सिमेंटिक टैग HTML5 के साथ आता है उसका एक छोटा सा टैग है nav, NAV, यानी नेविगेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आपने NAV लिखना है। मेन्यू आपने कोशिश करनी है HTML5 में जब आप टेम्पलेट बनाएं nav के अंदर आप इसको इस तरीके से शुरू करेंगे और इसी तरीके से आप इसको क्लोज कर देंगे। अब nav के अंदर हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट देनी है, फिर इसको हम बाद में CSS के साथ स्टाइल देते हैं। तो आपको अब लिस्ट बनानी आ गई, UL हमने दिया इसी तरीके से, और उसके बाद UL को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। जब ये क्लोज हो जाए अब इसके अंदर हमने देनी है लिस्ट आइटम्स। तो एक आपने LI बना लिया और उसके बाद आपने इसको क्लोज कर लिया। ये एक जब आपके पास हो जाएगा इसको हम
4 या 5 मरतबा अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जितना बड़ा मेन्यू आप बनाना चाहते हैं। 3 हो गए, 4 और ये 5। अब पहले लिस्ट आइटम जो है इसके अंदर हम कोई लफ्ज लिखते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अस। ये हमने एक लफ्ज लिख लिया, जैसे वर्डप्रेस में आपने मेन्यू बनाया था। अब आप ये देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है। फिर जब PHP के साथ होता है तो इसकी और गेम होती है। वर्डप्रेस में जब आता है तो एक डिफरेंट इसका जो सिनेरियो वो होता चला जाता है। अब अबाउट अस के पास यहाँ पे हम लिखते हैं आवर सर्विसेज या आवर मिशन, जो भी आप लिखना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आवर पोर्टफोलियो, और उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं आवर ब्लॉग, और 5वां और आखिरी पेज हम बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस। अब इसको हम Ctrl+S करके वापस जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब आपका नैव मेन्यू जो है वो इस तरीके से नजर आना शुरू हो गया। अभी ये कहीं पे भी नहीं जा रहा, ये सिंपल एक लिस्ट आइटम है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पे नीचे एक लिस्ट आइटम बनाया था। अब हमने इसके अंदर थोड़ा सा लिंक देने होते हैं, तो लिंक देने के लिए मैंने आपको बताया था सिंपल सा एक स्टाइल होता है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे आप, उसके बाद HREF यानी हाइपर रेफरेंस आपने देना है, इक्वल का साइन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास आप देंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिंक देना है। अभी चूंकि हमारे पास फिलहाल कोई लिंक नहीं है, हम यहाँ पे फर्ज कर लें ये जो पाउंड साइन है इसको हम दे देते हैं और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर लेते हैं। तो ए का जो अपना टैग है वो उसको हमने क्लोज किया, और उसके बाद यहाँ पे हम इसका एंकर टैग जो है उसको भी क्लोज कर देंगे, और उसके बाद हम करेंगे Ctrl+S, फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पे हमने इसको किया रिफ्रेश। अब आपने देखा कि अबाउट अस जो है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये कहीं पे भी नहीं जाता, लेकिन ये जो क्वेरी स्ट्रिंग है यहाँ पे उसने ये हैश का निशान हमें दे दिया। इसका मतलब ये पेज हमारा लिंकेबल हो गया है। अगर हम इसको एब्सोल्यूट URL देना चाहें, यहाँ पे एक फर्क समझ लें, ये बार बार आपको CSS में भी जरूरत पड़ेगी और HTML के अंदर भी आपको जरूरत पड़ेगी। वर्डप्रेस में बारहा मैंने ये लफ्ज देखे हैं रिपीट होते हुए, रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, इन दोनों में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। रिलेटिव का आप ये समझ लें कि जैसे ये फाइल पड़ी हुई है इस फोल्डर के अंदर, और अगर इस फाइल को मैं यहां से मूव करूंगा किसी और फोल्डर में तो इसका इस फोल्डर के साथ लिंक खत्म हो जाएगा जब तक मैं इसको लिंक नहीं करूंगा इसके साथ। लेकिन जो आपका HTTPS होता है, जो लाइव साइट होती है, वो जब आप URL यहां पे देंगे तो वो एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगा। फर्ज कर लें अगर मैं इस फाइल को कोई लिंक देता हूं जो इस फोल्डर में से किसी एक सब फोल्डर में वो चीज पड़ी है, और मैं अगर इस फाइल को मूव करके डेस्कटॉप पे ले जाता हूं या किसी और फोल्डर में और वहां से क्लिक करूंगा तो वो मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये रिलेटिव पाथ है। रिलेटिव निकला इन रिलेशन टू, इस किसी बंदे की रिश्ते की वजह से, किसी के ताल्लुक या निस्बत की वजह से। लेकिन एब्सोल्यूट वो चीज होती है जो इन चीजों की मोहताज नहीं होती। अगर हम यहाँ पे दे दें कोई ऐसा URL जो बाहर कोई थर्ड पार्टी की कोई वेबसाइट है, जैसे वर्डप्रेस स्पार्टन्स की वेबसाइट है, और इस एक फाइल को मैं किसी फोल्डर में ले जाऊं, किसी ड्राइव में ले जाऊं, मैं आपको सेंड कर दूं, अमेरिका में हम किसी क्लाइंट को सेंड कर दें, जब भी कोई बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो हमेशा उसी URL पे जाएगा, क्योंकि वो एक एब्सोल्यूट URL है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। रिलेटिव और एब्सोल्यूट CSS के अंदर भी हम यूज करते हैं। हमें डिफाइन करना पड़ता है किसी चीज के रिलेशन के साथ, या कोई हमने एब्सोल्यूट पाथ जो उसके अंदर देना होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं, और इसी तरीके से ये जो आपने HREF लिखा था इसको आप कंट्रोल करके Ctrl+C सब के शुरू में हम इस तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। इस तरह आपकी स्पीड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये याद रखिए हमने इनको अभी क्लोज नहीं किया, तो क्लोजिंग टैग जो है इसको भी हम ले लेते हैं, Ctrl+C करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे Ctrl+V, इसके लास्ट में Ctrl+V, यहाँ पे भी हम Ctrl+V करेंगे और यहाँ पे भी Ctrl+V करेंगे। अब फिलहाल ये हमें नजर आ रहे हैं एक ब्लॉक की सूरत में। ब्लॉक और इन लाइन का भी एक कंफ्यूजन जो है वो नौजवानों को अक्सर आती है। मुझे भी शुरू में बहुत ज्यादा इसका प्रॉब्लम था कि ब्लॉक क्या चीज होती है और इन लाइन क्या होता है। तो जैसे आपने एब्सोल्यूट और रिलेटिव को समझ लिया, अब आप ब्लॉक और इन लाइन को भी समझ लें। ब्लॉक HTML5 के अंदर जब भी हम कोई चीज ब्लॉक के साथ यूज करेंगे, ब्लॉक के एलिमेंट के साथ, तो वो हर एक नई लाइन पे जाके बनेगा हर ब्लॉक जो है, और उसकी अपनी विड्थ होगी, हाइट होगी, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं CSS के साथ। लेकिन इन लाइन जो है वो एक ही लाइन में रहता है। अभी इस वक्त ये हमें ब्लॉक नजर आ रहे हैं, हर एलिमेंट जो है, हर हिस्सा अबाउट अस अपनी लाइन पे है, आवर सर्विसेज अपनी लाइन पे है। लेकिन अगर मैं इनको इन लाइन करना चाहूंगा तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो वो हम CSS की स्टेज पे जब पहुंचेंगे फिर हम इसका कस्टम स्टाइल जो है वो देखेंगे किस तरीके से आपने इसको करना है।
तो अब यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश, क्योंकि हमने लिंक जो थे वो सारे पेजेस के बना दिए। अब उसके बाद मेन्यू हो गया। अब यहाँ पे नीचे हम आएंगे। इसके बाद हमारे पास अगला होता है जो नेविगेशन के टैग के बाद मेन का मतलब ये होता है कि आपने बॉडी के अंदर एक डेफिनेशन कर देनी है, डिफाइन करना है कि ये कौन सा टैग होगा। तो मेन की डिव हम इस तरीके से बनाते हैं और इसको इस तरीके से हम क्लोज कर लेते हैं। अब आपने ये मेन बाज़-औक़ात आप सिर्फ पोस्ट के लिए भी यूज करते हैं, आप किसी सेक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्ज कर लें हमने इस मेन को यहाँ पे शुरू किया ओपनिंग टैग। ये जो टैग होता है इसको ओपनिंग टैग कहते हैं, और जब हम इसको क्लोज करेंगे तो वो उसका क्लोजिंग टैग या एंडिंग टैग होगा। अगर हम उसको एंडिंग कहेंगे तो फिर इसको हमने स्टार्टिंग टैग कहना है या स्टार्ट टैग। तो नॉर्मली आप इसको ओपनिंग और क्लोजिंग ही यूज कर रहे होते हैं। अब मेन का हमने क्लोजिंग टैग देना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और बॉडी से ऊपर जो है वो हम इस तरीके से लेस देने का साइन स्लैश, और उसके बाद मेन जो हमने शुरू किया था उसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब इससे बज़ाहिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सेक्शन जो था वो आपने बना लिया, यानी मेन के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आप डाल रहे हैं। अब इस मेन के अंदर आप मुख्तलिफ सेक्शन बनाते हैं। जैसे अगर आपने पेज बिल्डर्स यूज किए हैं वर्डप्रेस में तो आपने देखा आप सेक्शन पहले बनाते हैं, फिर उस सेक्शन के अंदर आप रो पैदा करते हैं, रो के अंदर फिर हम कॉलम देते हैं, फिर कॉलम के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें इमेज वगैरह वगैरह देते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी एक डिवीजन होती चली जाती है। तो यहाँ अभी चूंकि हम सिर्फ HTML5 के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे एक सेक्शन। अब सेक्शन जो है वो आपने कहाँ से कहाँ तक देना है, इसको क्लोज करने के लिए इसी तरीके से हम सेक्शन को इसका क्लोजिंग टैग दे देंगे। अब यहां से आपने इतना हिस्सा कट कर लेना है और अब आपने देखना है कि ये सेक्शन कहां पे जाएगा। फर्ज कर लें हमने इसको यहां से कंट्रोल X कर लिया, वापस आ जाते हैं। अब यहां पे हमने सेक्शन पेस्ट कर दिया। अगर आप इस मेन को यहां से कट करना चाहें, बैक स्पेस हम प्रेस कर देते हैं, तो यहां हेडर के नीचे भी आप मेन लगा सकते हैं। ये आपके अपने थीम डेवलपमेंट का एक प्रेफरेंस होता है कि आप इसको कहां पे लगाना चाहते हैं। अब ये जो सेक्शन का टैग था इसको हमने कट किया, क्योंकि इसके अंदर हम या तो यहीं पे कुछ दे दें या हम कहते हैं जो हमारे पास पहले से चीज मौजूद है उसके अंदर हम यहाँ पे देते हैं। तो इस मेन से ऊपर हम एक सेक्शन जो है इसको दे देते हैं। अगर हम इसके अंदर मजीद कुछ सेक्शन बनाना चाहें, हम इसके अंदर एक और सब सेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसको कहते हैं HTML के अंदर नेस्टेड। ये नेस्टेड होते हैं, एक दूसरे के अंदर हम टैग्स को पैदा कर सकते हैं। अब आपने एक आर्टिकल देना होता है, वो भी एक सिमेंटिक टैग है। आर्टिकल के लिए हम यूज करेंगे इस तरीके से लेस देने का साइन, आर्टिकल, इसको हमने बंद कर दिया। और उसके बाद आपने देखना है कि आपने एक आर्टिकल कहां पे देना है। लेट्स से कि आपकी ये जो H1 है, ये हेडिंग आपकी खत्म हो रही है यहां पे। अब उसको देखने के लिए कि ये कहां पे खत्म हो रही है, एक दफा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। अब यहां से यहां तक H1 हो गया, उसके बाद इसका पैराग्राफ का टैग था यहां तक आया, तो हम यहां पे पहला आर्टिकल जो है वो अपना क्लोज कर देते हैं और यहां से हमने इसका क्लोजिंग टैग जो है वो मुकम्मल कर दिया, कंट्रोल S कर दिया। अब इस आर्टिकल के अंदर भी अगर आप कोई हेडर देना चाहें तो आप इजीली हेडर दे सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे हेडर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और H1 के बाद यहाँ पे भी मैं हेडर जो है इसको क्लोज कर दूंगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इस आर्टिकल के शुरू में फुटर भी देना चाहें तो आप यहाँ पे फुटर दे सकते हैं। और इसी तरीके से इस फुटर के अंदर हम लिखते हैं एक पैराग्राफ टैग, वो हमने शुरू किया, और यहाँ पे हम लिखते हैं ऑथर नेम, और ऑथर नेम लिखने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं स्पार्टन, कोई भी आप नाम लिखना चाहते हैं। पैराग्राफ टैग को आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। अब जो फुटर का टैग आपने शुरू किया था ये वाला, इसको आपने क्लोज भी करना है। अभी आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो पैराग्राफ टैग के बाद आप यहाँ पे फुटर को भी क्लोज कर देंगे। कंट्रोल S किया, उसके बाद हम आते हैं फ्रंट एंड पे और यहाँ से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा कि वो जो हेडिंग टैग था वो थोड़ा छोटा हो गया, क्योंकि अब हमने इस तरीके से इसकी डिवीजन जो है वो कर ली है। अब उसके बाद फर्ज कर लें इसका साइज आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, आप इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो हेडिंग टैग जो है ये अब मुतासर होगी हेडर की वजह से, आप इसको रिमूव करेंगे, अगेन उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। चले फर्ज कर लें उस तरह तजर्बा करते हैं। अगर आपने कंट्रोल Z किया, यहां से हम H1 जो है इसको रिमूव कर देते हैं। इस तरह तजर्बा जब आप करेंगे, खुद चीजों को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि साइज पे कितना फर्क पड़ता है। फ्रंट एंड पे आए, यहां से हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आपने देखा वो हेडर तो है लेकिन यहाँ पे H1 जो है वो गायब हो गया। इसका मतलब यह है इसके साथ हमें कोई CSS देना पड़ेगी। तो हम यहाँ से कंट्रोल Z करते हैं अ कपल ऑफ टाइम्स, हेडर जो है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इस जगह से भी रिमूव कर देते हैं, और फुटर जो है उसको देखते हैं कि फुटर जो है वो हमें कहाँ पे नजर आता है।
ये नजर आ रहा है आपको ऑथर नेम स्पार्टन। आप फर्ज कर लें इस ऑथर नेम को स्पार्टन को आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं तो HTML के अंदर बड़े ज़बरदस्त छोटे छोटे टैग्स होते हैं जो आमतौर पर नज़रों से छुपे रहते हैं, जो कि हम वर्डप्रेस के अंदर विजिविग जो है उसको यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हम इस स्पार्टन का थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं। ये जो फुटर के अंदर हमारा स्पार्टन है इसको सिंपली आपने एक टैग लिखना होता है। यहाँ पे आपने स्टार्ट किया और हम यहाँ पे लिखते हैं मार्क, MARK, मार्क का मतलब निशान लगाना। ये टैग आपने शुरू किया, इसी को आप यहाँ से Ctrl+C कर सकते हैं और स्पार्टन के आखिर में जाके Ctrl+V करेंगे और इसके शुरू में हम दे देंगे /। तो ये आपका टैग मुकम्मल हो जाएगा। फ्रंट एंड पे आते हैं, यहाँ से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा थोड़ा सा वो हाईलाइट हो गया। तो मार्क का टैग हम यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए। आप फर्ज कर लें कि ऑथर नेम को आप थोड़ा बोल्ड करना चाहते हैं, तो उस बोल्ड करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं। फर्ज कर लें हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो यूज किया। अगर आप सिर्फ बी भी करेंगे, आपने टैग शुरू किया, बी लिखा और उसके बाद आपने टैग को इस तरीके से क्लोज कर दिया। यहाँ पे आते हैं और बी को हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमने Ctrl+S किया, बी फॉर बोल्ड। यहाँ से जो ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे ऑथर नेम जो है वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। ये काम हम स्ट्रॉन्ग के साथ भी करते हैं। अगर बी की जगह पे आप लिख दें इन टैग्स के अंदर स्ट्रॉन्ग और इस बी को भी आप यहाँ से रिमूव करके लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग और उसके बाद Ctrl+S करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग जो है ये भी सर्च इंजन को बड़ा पसंद होता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसके साथ भी बेसिकली ये बोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से फर्ज कर लें अगर आप इस ऑथर का जो नाम है इसके ऊपर आप एक लाइन फेरना चाहते हैं, आप क्रॉस करना चाहते हैं, तो सिंपल यहाँ पे आप टैग लिखेंगे डेल, DEL और उसके बाद आप यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और फिर यहाँ से जो टैग आपने शुरू करना है आपने देखना है कि उसको आपने क्लोज कहाँ पे करना है। लेस देन का साइन /DEL डेल और उसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे Ctrl+S। ये आमतौर पर हम यूज करते हैं जब हमने लिखा हो कि पहले 40 की मिलती थी अब आपको मिलेगी डिस्काउंट ऑफर 10 में, तो 40 को काट के आपने देखा अक्सर नीचे 10 लिखा होता है। तो वेब डिजाइन में हम डेल के टैग के साथ ये काम करते हैं। इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा कि ऑथर नेम जो है इसको हमने क्रॉस कर दिया। इसी तरीके से एक टैग होता है जिसको हम कहते हैं इंसर्ट। अब यहाँ पे टॉप फ्रंट एंड डेवलपर से पहले हम इसको शुरू करेंगे, टैग को INS करेंगे, उसके बाद इस टैग को हमने यहाँ से बंद कर दिया। 2019 के बाद जाके इंसर्ट का जो टैग है इसको भी हमने क्लोज कर दिया और यहाँ से हम करेंगे इसको Ctrl+S। अब आप देखिएगा कि टॉप फ्रंट एंड डेवलपर जो है यहाँ पे हमें लिखा हुआ नजर आता है। इसके साथ क्या होता है INS के साथ जो ही हमने रिफ्रेश किया तो ये आपका अंडरलाइन हो गया। जैसे आप U को प्रेस करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर तो ये अंडरलाइन हो जाता है। बाकी इसको आप मार्क करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, ये सारे टैग वहां पे इस्तेमाल होंगे और ये लिस्ट में भी हो सकता है, ये फॉर्म में भी हो सकता है, ये टेबल के अंदर भी हो सकता है, कहीं पे भी आप इसको HTML में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से HTML ने हमें कुछ कंप्यूटर की फॉर्मेशन के लिए भी कोड दिए हैं, जैसे प्री का कोड हो गया। शुरू में जब हम कोई नज्म लिखते थे तो बड़ा प्रॉब्लम होता था, P टैग हमें देने पड़ते थे हर लाइन को ब्रेक करने के लिए, लेकिन अब आप सिर्फ प्री लिख देंगे तो उसके साथ आपकी फॉर्मेटिंग जो है वो मुकम्मल रहेगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने इसी आर्टिकल के नीचे और एक नया आर्टिकल जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इस आर्टिकल के बाद। अब यहाँ पे फर्ज कर लें इस H2 से पहले हम आते हैं, इसको हम एंटर कर लेते हैं, स्पेस देते हैं और यहाँ पे हम एक टैग शुरू करते हैं आर्टिकल 2 का। यहाँ से आर्टिकल को हमने शुरू किया और इसको हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं पैराग्राफ टैग के बाद, चूंकि यह हमारे पास हो गया दूसरा आर्टिकल, यानी 2 पोस्टें आप इसको समझ लें, 2 पोस्टें आपके पास हो गई। अब यहाँ पे इसके अंदर आप फर्ज कर लें कोई पोएम लिखना चाहते हैं, मैं एक नज्म लिखना चाहता हूँ। यहाँ बैठे बैठे हमें आमद हो गई और हमने लिखा डेमो पोएम जो है वो लिखते हैं कि वी आर स्पार्टन्स और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वी आर ब्रेव। यहाँ पे लिख दिया वी एक्सप्लोर माउंटेन्स और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करते हैं एंड वी एक्सप्लोर केव। वी एक्सप्लोर माउंटेन्स एंड वी एक्सप्लोर केव जो है वो हमने एक पोएम लिखी। Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे आप आके देखेंगे इसके साथ क्या हाल होता है। जो ही हमने रिफ्रेश किया अब आपने देखा वो जो इतनी खूबसूरत पोएम लिखी थी वी आर स्पार्टन्स, वी आर ब्रेव, वी एक्सप्लोर माउंटेन्स एंड वी एक्सप्लोर केव, वो एक ही लाइन में उसने कर दी। तो इसके लिए HTML5 ने एक प्री का टैग जो है वो दे दिया। अगर हम इस पोएम के शुरू में इस जगह पे सिर्फ PRE लिख देंगे और टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे केव के आखिर में भी हम स्लैश डाल के
TRE के साथ इसको क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S करेंगे, फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब आपने देखा बिल्कुल उसकी एक पोएम की शक्ल हो गई। वी आर स्पार्टन्स, वी आर ब्रेव, वी एक्सप्लोर माउंटेन्स एंड वी एक्सप्लोर केव। सेम ये काम जो है वो कोड के साथ भी किया जाता है। अगर आपने कोई कोड देना है HTML के हवाले से, फर्ज कर लें यहाँ पे मैं कोई कोड देना चाहता हूं, तो उसके लिए CODE मैं लिखूंगा, इसको मैं बंद कर दूंगा, और उसके बाद /CODE, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन ऑफ कोड देना चाहता हूं, 2-4 लाइनें मैं देना चाहता हूं, फर्ज कर लें मैं यहाँ पे लिखता हूं कि यूज HTML5 टैग्स एज, यहाँ पे मैं कोई भी लिखता हूं इमेज सोर्स, और उसके बाद मैंने एक इमेज सोर्स दे दिया, इन्वर्टेड कॉमास दिए, और इसको हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। इमेज सोर्स को भी यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, और ये जो पैरेंथेसिस है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये कोड के अंदर आपने लिखा, अगर आप कोड के बगैर लिखते तो वो किसी और तरीके से नजर आता। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो अब आपने देखा इस कोड का बिहेवियर भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें जो है हम यूज करते हैं। जैसे फर्ज कर लें अगर आपने कोई कीबोर्ड शॉर्टकट देना हो यहाँ पे इस जगह पे, तो फिर आप उसके लिए KBD के नाम से एक HTML5 में हमारे पास टैग होता है, वो हम यूज करते हैं। KBD यानी कीबोर्ड, इसका शॉर्ट है। इसको आपने क्लोज किया, उसके बाद क्लोजिंग टैग आपने देना है KBD, और यहां से आप इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके नीचे हम लिखते हैं कि प्लीज यूज कीबोर्ड शॉर्टकट, जो भी आप कीबोर्ड शॉर्टकट देना चाहते हैं। फर्ज कर ले मैं लिखता हूं Ctrl+Alt+Shift+B। अब ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल लिखा, अगर मैं इसको KBD के बगैर करता तो फिर इसकी सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप देखेंगे कि प्लीज यूज कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Alt+Shift+B। तो ये थोड़ा सा आम टेक्स्ट से हट के इसका व्यू जो है वो हमें नजर आएगा। तो इसका बड़ा फायदा होता है, ये छोटे छोटे टैग्स हैं, अगर आपको ये भूल जाएं और इनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको ये थोड़ी सी मैं आपकी हेजिटेशन दूर कर रहा हूं, जब कभी आपकी जरूरत हो आप सिंपल यहां पे लिखें न्यू HTML5 टैग्स, और उसके बाद आप एंटर कर देंगे। आपको हजारों ऐसी वेबसाइट जो है वो मिल जाएंगी जिसके अंदर सारे के सारे टैग्स की लिस्ट मौजूद होगी। जैसे आपके पास ये W3 स्कूल जो है, इसमें सिमेंटिक एलिमेंट्स के अंदर आप चले जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स 1 by 1 नजर आएंगे, हेडर, नैव, सेक्शन, असाइड, आर्टिकल और फुटर। अब यहाँ से आप 1 by 1 इसको पढ़ते जाएंगे, सेक्शन किस तरीके से देना है, उसके अंदर हेडिंग टैग किस तरह से दिया, फिर पैराग्राफ टैग किस तरीके से देना है। तो किसी भी चीज को आपको जब भी जरूरत पड़े आप यहाँ पे गूगल पे लिखें, उस टैग का नाम आपको पता होना चाहिए। अब जैसे KBD आपको याद रहेगा तो फिर आप इजीली इसको सर्च कर सकेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ KBD, इतना मुझे याद रह गया, और मैंने लिखा HTML5, एंटर कर दिया, तो KBD का सारा जो इस्तेमाल होगा वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। तो मैं 1 by 1 उस लिंक को ओपन करूंगा और उसको यहाँ पे जाके चेक कर लूंगा। ये एक बड़ी अच्छी आदत है, मुझे इससे बड़ा फायदा हुआ। मैं सर्च बहुत करता हूँ, जब कभी मुझे जरूरत पड़ती है मैं इसको रिसर्च करता हूँ गूगल पे जाके, और मुझे वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप KBD के हवाले से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर W3 स्कूल्स में आप आएंगे तो इसके अंदर भी पूरी एग्जाम्पल जो है वो आपको नजर आती हैं। कीबोर्ड इनपुट ट्राई इट योरसेल्फ पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर सारी कीबोर्ड के हवाले से है, कोड भी इन्होंने दिया हुआ है। ये सांप जो है ये सैंपल के लिए हम यूज करते हैं। ये साइंटिफिक, बेसिकली आप देखें HTML की जो हिस्ट्री है ना, HTML मार्कअप के लिए या इस तरह का फॉर्मेशन के लिए नहीं आई थी, ये फॉर्मेट करने के लिए नहीं आई थी। HTML आई थी बेसिकली जो साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स थे उसको थोड़ा सा सिमेंटिक अंदाज में, ताकि वेबसाइट पे, वेब पेजेस के अंदर वो नजर आ सकें। फिर लेटर ऑन इन्होंने डिसाइड किया ये मार्कअप के हवाले से, फिर स्टाइल जो है इसके अंदर ऐड होना शुरू हो गए। इस तरीके से आपने आर्टिकल बना लिए। अब हम यहाँ पे कोई फुटर भी अगर देना चाहते हैं, फर्ज कर लें इस सेक्शन से पहले, तो यहाँ पे हम फुटर भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं इस तरीके से, फुटर का जो सिमेंटिक टैग है उसको हमने लिखा, इसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसको भी यहाँ पे फुटर करके हम इसको क्लोज कर देते हैं। अगर आप इस फुटर को बॉडी के शुरू में लेके जाना चाहें आप यहाँ पे भी ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे फर्ज कर लें हम एक पैराग्राफ टेक्स्ट देते हैं और उसके ऊपर कॉपीराइट्स हम दे देते हैं, कोई भी जो कॉपीराइट्स हम देना चाहते हैं। अभी मैं आपको सिंबल्स की तरफ नहीं लेके जा रहा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2019 और उसके बाद पैराग्राफ टैग को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से हमने एंटर किया, यहाँ पे एक और पैराग्राफ टैग देंगे और उस पैराग्राफ टैग के अंदर हम अपना नाम लिख देते हैं स्पार्टन्स मिशन 2019 और इसको भी पैराग्राफ टैग को हम क्लोज कर देंगे। कंट्रोल एस किया, वापस जाते हैं और उसके बाद आते हैं वेबसाइट पे और इसको करेंगे हम रिफ्रेश। अब आप देखेंगे कि फुटर के अंदर हमारे पास कॉपीराइट्स 2019
स्पार्टन मिशन 2019 जो है वो हमें नजर आना शुरू हो गया, क्योंकि ये सबसे लास्ट चीज है जो ह्यूमन रीडेबल है। बाकी ये जो चीजें हैं ये सिर्फ मशीन रीड करती है। इसी तरीके से अब आपने देखा अभी इसके अंदर स्ट्रक्चर में बहुत सारा इस तरीके से हमें गुंजलक चीजें जो हमें नजर आ रही हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं। अब 2-3 टैग्स का समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जैसे आपने आज इनलाइन और ब्लॉक के हवाले से देखा, एब्सोल्यूट और रिलेटिव के हवाले से देखा, इसी तरीके से अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, आपने अक्सर यहाँ पे एक लफ्ज देखा होगा BR, यहाँ पे जो पुराने हैं उनको पता होगा। अब BR इस तरीके से बहुत सारे लोग लिखते हैं, इसकी इजाजत जरूर है, लेकिन जब आप XML को पार्स करेंगे, जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसके प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए W3 स्टैंडर्ड जो है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है, उन्होंने इसका स्टैंडर्ड ये दिया है कि BR, चूंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं आपने देना होता। तो उसके लिए वो यहाँ पे कहते हैं कि इसके फौरन बाद आप एक फॉरवर्ड स्लैश दे देंगे BR, तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। BR का मतलब होता है ब्रेक करना। और इसी तरीके से एक टैग होता है HR, हॉरिजॉन्टल रूल। आपने अगर लाइन लगानी है तो फिर हम HR लगाते हैं। नॉर्मली लोग इस तरीके से डालते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड ये है, जो आप इसको सीख लें कि ये फॉरवर्ड स्लैश आप जरूर दें। इसका मतलब ये है कि ये खुद ही ओपन होता है, खुद ही क्लोज हो जाता है। अब कंट्रोल एस करेंगे। अब आपने देखना है कि आपने पोएम के बाद ये दिया है ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल। यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अब आपको ये नजर आ रहा है HR। ये है हॉरिजॉन्टल रूल का फायदा कि आप यहाँ पे लाइनें दे सकते हैं। अगर हम इसको इसी तरीके से कंट्रोल C कर लें दोनों को, और इस कोड के बाद भी यहाँ पे ये जो KBD है, इसके बाद हम कंट्रोल V कर लें, इसके बाद आर्टिकल जहाँ पे हमें नजर आता है, इसके बाद हम इस UL से पहले जो है इसको पैराग्राफ के बाद कंट्रोल V कर लेते हैं और कंट्रोल S करेंगे। फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करेंगे हम रिफ्रेश। अब आप देखेंगे आपके पास ये 2 लाइनें होगी। इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी लाइन दे दी। इस तरीके से आपके जो हॉरिजॉन्टल रूल है या आपका डिवाइडर जैसे आप पेज बिल्डर में यूज करते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो देना शुरू कर देता है। तो CSS के लिए आज थोड़ा सा मैं आपको इशारा कर देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे, क्योंकि असल हमारा काम है इसके बाद जो टास्क होगा उसमें हमने HTML5 के जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उसकी तमाम इनपुट फील्ड्स को हम देखेंगे, और फिर हम थोड़ा सा अगर टाइम बच गया तो हम टेबल्स के हवाले से भी उसमें देखेंगे। तो वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंसिव होगा, उसमें हमारी सिर्फ फॉर्म के हवाले से बातें होंगी। तो आज मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी बेसिक चीजें जो है वो आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास इमेज मौजूद है, पैराग्राफ टैग के अंदर हमने दिया था, और ये हमारे पास एक लिंक था, ये हमारे पास इमेज का वो सोर्स है। अब अगर इस इमेज के सोर्स को मैं अलाइन करना चाहता हूँ किसी लेफ्ट या राइट साइड पे, तो उसके लिए मेरे पास CSS में 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो शुरू में था उसको कहते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कि वो इसी लाइन के अंदर आप एक स्टाइल का लफ्ज लिखेंगे और उसके बाद आपको स्टाइल जो है वो देना शुरू कर देंगे। अब इमेज के टैग के अंदर एक बुनियादी तौर पर 2 ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है जो आपको पूछना भी चाहिए कि एट्रीब्यूट क्या चीज है सर। आप ये याद रखें कि एलिमेंट और टैग आप समझ लें कि सिमिलर वर्ड्स हैं। जो चीज टैग होती है वही एलिमेंट होती है। फर्क सिर्फ ये है, एलिमेंट हम उसी वक्त यूज करते हैं जब उसका ओपनिंग और क्लोजिंग भी होगी और दरमियान में उसके कंटेंट भी होगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये HTML का एक एलिमेंट है, या उसको कुछ लोग टैग भी कह देते हैं, वो चलता है। लेकिन ये जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है इजाफी मालूमात, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है, खूबियां हो सकती हैं किसी चीज के बारे में। यानी जब आपने एलिमेंट दे दिया तो उस एलिमेंट के अंदर क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर्म का एक एलिमेंट है, तो उस फॉर्म के अंदर मुख्तलिफ इनपुट्स होती हैं। चेक बॉक्स हो सकता है, रेडियो बटन हो सकते हैं, URL आप दे सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है। तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर उसके अंदर बहुत सारी हम वैल्यूज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब इनलाइन स्टाइल बनाने के लिए मेरे पास एक तो ये है कि मैं इसके अंदर ही स्टाइल देना शुरू करूं। जैसे सबसे पहले हम H1 को देखते हैं। H1 को आपने यहाँ पे 2 टैग्स के अंदर स्पेस दी, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, और उसके बाद यहाँ पे आप इक्वल का साइन देंगे, 2 दफा आप इन्वर्टेड कॉमर्स लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने स्टाइल देना है, ये होगा इनलाइन स्टाइल। जो आपको हेडर के अंदर नजर आएगा वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फर्ज कर ले मैं लिखता हूं इसका कलर। अब ये आपने CSS के अंदर एक लफ्ज लिख लिया कलर, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस करके कॉलन डालना है, 2 फुल स्टॉप ऊपर नीचे, और कलर आप देंगे कोई भी लफ्ज। तकरीबन 117 ऐसे कलर हैं जो ब्राउजर पहचानते हैं, उनके अगर आप नाम लिख देंगे तो वो पहचान लेगा। अब यहाँ पे सिंपल हम फर्ज कर लिख लेते हैं रेड, ताकि हमें दूर से नजर आए। जब आप कोई वैल्यू दे देंगे, प्रॉपर्टी दे देंगे, सेमीकोलन आपने उसके बाद देना है,
और यहां से हम इसको करेंगे कंट्रोल एस। अब यहां पे देखिएगा कि जो H1 था हमारे पास ये वाला, इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाएगा। ये होती है इनलाइन स्टाइल। अब पुरानी जो वेबसाइट हुआ करती थी उसमें इस तरीके से हर लाइन के ऊपर हमें कोड लिखना पड़ता था और ये स्टैटिक साइट थी। फिर इसके बाद एक दूसरा रवाज आया कि भाई मैं यहाँ पे नहीं देना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस तरीके से एक क्लास बनाऊं और उसको मैं कंट्रोल करूं हेड के अंदर ताकि पूरी वेबसाइट पे उसका असर आए। तो फिर उसके लिए मुझे हेड के अंदर यहाँ पे एक स्टाइल जो है वो टैग देना पड़ा। HTML के अंदर इसको हम इस तरीके से लिखते हैं STYLE स्टाइल लिखेंगे, इसको यहाँ पे बंद करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से STYLE। अब इस स्टाइल के अंदर आप जितना भी स्टाइल देंगे वो आपका अप्लाई हो जाएगा तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर। फर्ज कर ले मैं यहां पे देता हूं H2, मैंने लफ्ज लिखा, स्पेस दी और उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट्स चूंकि शुरू और बंद करनी होती हैं, जो अपना CSS का स्टाइल है, यहां पे एंटर कर देंगे। जो भी कोड लिखना है इसके अंदर मैंने देना है। अब H2 का मतलब यह है कि अभी मैंने कोई क्लास डिफाइन नहीं की H2 की। यहां पे आप देखें तो सिंपल H2 है, लेकिन अगर मैं यहां पे इसकी क्लास भी दे दूंगा फिर वो मुझे क्लास मेंशन करनी पड़ेगी। फिर वो क्लास जहां पे भी होगी उसका कलर उस तरीके से हो जाएगा। अब H2 का मैं कलर दे देता हूं लेट्स से कि ऑरेंज। ऑरेंज मैंने लिखा, यहां से सेमीकोलन दिया और कंट्रोल एस कर लेता हूं। इसी तरीके से अब यहां पे रहते हुए मैं ये चाहता हूं कि तमाम जो हेडिंग टैग्स हैं उनका एक ही कलर हो, तो मैं यहां पे लिखूंगा H3 और उसके बाद H4, H5 और H6 जो है वो एक ही जगह पर मैंने लिख दिया और कलर ऑरेंज। तो ये इस तरीके से काम आसान हो गया। फिर इससे अगली स्टेज पे एक्सटर्नल स्टाइल शीट का एक कॉन्सेप्ट आया। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट अगर इससे ऊपर होगी तो पहले उसके अंदर जो स्टाइल होगा वो कॉल होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा जबरदस्त समझ लें, जब मैं स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से तजुर्बे कर रहा था वेबसाइट के हवाले से, तो मैंने ये महसूस किया इसको पढ़ने के बाद कि जो आपका क्रिटिकल CSS होता है उसको अगर आप हेड टैग में दे दें और जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उससे पहले दे दें तो वो पहले कॉल होता है। अगर आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ये चूंकि इंटरनल होगी, पहले हमने किया इनलाइन, ये होगी आपकी इंटरनल और तीसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब कि वो कहीं पड़ी हुई है या आप उसको गूगल से उठा रहे हैं या बूटस्ट्रैप का आप CSS यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक टैग। अब मैंने इसको नीचे लिखना है। अगर मैं इसको शुरू में लिखूंगा तो पहले वो स्टाइल कॉल होगा। इसकी तरतीब आप ज़हन में रखें। तो जब आपने क्रिटिकल CSS हेड में देनी है तो फिर इसको आप जब यूज करेंगे तो आपका वो जो डेफर वाला हिस्सा है वो कवर हो जाएगा स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन में। तो यहां पे हम देते हैं, सबसे पहले लिंक लिखते हैं, स्पेस देते हैं, उसके बाद लिंक रिलेशन क्या है इसका, REL लिखा, इक्वल्स का साइन देते हैं और उसके बाद 2 दफा हम इन्वर्टेड कॉमर्स और यहां पे हम लिखते हैं स्टाइल शीट, चूंकि ये स्टाइल शीट है। अब स्टाइल शीट लिखने के बाद आपने यहां पे स्पेस देनी है इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद। अब आपने इसकी टाइप मेंशन करनी होती है कि टाइप इसकी क्या है। वो टाइप भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेट्स से कि आप यहां पे लिखते हैं TYPE, इक्वल्स का साइन दिया और उसके बाद यहां पे हम लिखते हैं टेक्स्ट और यहां पे CSS और यहां से हम इसको कर देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज। अब टाइप टेक्स्ट CSS हो गया, उसके बाद हम स्पेस देते हैं। अब हमने हाइपर रेफरेंस देना है, चूंकि एक्सटर्नल चीज के लिए वो चाहे इमेज का सोर्स हो, हमने हाइपर रेफरेंस देना होता है कि इसका रेफरेंस कहां पे है। HREF लिखेंगे आप, इक्वल का साइन देंगे और आप इस तरीके से 2 दफा इन्वर्टेड कॉमर्स देंगे। अब यहां पे हमने देना है इसका कोई नाम, जैसे style.css है या main.css है। उसके बाद आपने इस लिंक के टैग को यहां पे क्लोज कर देना है। जब आप इसको क्लोज करेंगे, कंट्रोल S करेंगे, अभी ये आपकी बाद में यहां पे डिफाइन होगी। फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जो ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, अब आपने देखा चूंकि ये 2019 थीम की style.css है जो इस फोल्डर में यहां पे पड़ी हुई है, तो उसने वो कॉल कर ली। जब कॉल की तो जो फ्रंट एंड पे चीजें थी वो हमें इस तरीके से चेंज होती हुई नजर आती हैं। काफी सारे इसके अंदर टैग जो थे वो नए आ गए जो इस स्टाइल के हवाले से था। लेकिन इस पे एक नुकता आप समझ लें जो बहुत जरूरी है आपके लिए इस स्टेज पे समझना, कि इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। अब ये जो इसके अंदर हाइपर रेफरेंस है, यहां पे एक बड़ी जबरदस्त चीज है। style.css यहां पे इसलिए मैंने इस तरह लिखा कि ये रूट में पड़ी हुई है। अगर फर्ज कर लें मैं इसको यहां से कट कर लेता हूं, यहां से मैंने इसको कट कर लिया और यहां पे मैं कोई फोल्डर क्रिएट करता हूं, फर्ज कर लें स्टाइल्स के नाम से, और उस स्टाइल्स के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं जो CSS मैंने यहां से कॉपी की थी। अब हाइपर रेफरेंस मैंने दिया style.css, क्योंकि ये रूट डायरेक्टरी में जब पड़ा होगा तो इस तरह आप लिखते हैं, जिस फोल्डर में ये फाइल होगी उसी फोल्डर में ये CSS भी पड़ी हुई है।
अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा कि वो फाइल उसको अब वो रीड नहीं कर रहा। उसकी वजह ये थी कि ये फाइल अब किसी फोल्डर में है। तो अब मुझे उस फोल्डर का यहाँ पे पाथ देना पड़ेगा। अब फोल्डर का नाम क्या है? स्टाइल्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे / दे दूंगा और उसके बाद Ctrl+S कर दूंगा। यहाँ पे वापस आऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा। जब रिफ्रेश करूंगा तो अगेन वो वहां पे कॉल करना शुरू कर देगी, क्योंकि अब उसका हाइपर रेफरेंस जो है वो करेक्ट हो गया है। तो अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम CSS में इंशाल्लाह देखेंगे। सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाना था। इसी तरीके से अगर फर्ज कर लें आप किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल है और उसको उस फोल्डर से बाहर किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये चीज आपको अक्सर नजर आएगी। इसको याद रख लें, ये एक लेवल अप होता है। और अगर आप किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर है और उस फोल्डर में से आप किसी फाइल के ऊपर कोई बाहर वाले फोल्डर की चीज देना चाहते हैं, तो फिर एक दफा और आपको ये सेट बनाना पड़ेगा। ये अक्सर आपको CSS में भी नजर आता है, लेकिन ये उस सूरत में इस्तेमाल करेंगे जब हम एक फोल्डर के अंदर मौजूद हैं और वहां से किसी फाइल के बाहर जाके उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। जैसे ये हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ है सास का या जावास्क्रिप्ट का। अब सास के अंदर आपके पास एक और फोल्डर है साइट का। अब यहाँ पे अगर मैं कोई फाइल क्रिएट करूंगा और उसको मैं लिंक करना चाहता हूँ style.css के साथ जो रूट में पड़ी हुई है, तो फिर मुझे ये 2 दफा / डाल के / देनी पड़ेगी। और अगर मुझे यहाँ पे मुझे देखने पड़ेंगे लेवल कितने हैं। इससे पहले एक लेवल आता है सास का, फिर है 2019 का। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर 2 दफा मैं करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। और अगर ये एक दफा मुझे फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा, यानी सास के अंदर यहां से मैं जाऊंगा एक दफा, तो 2 आपको / लगाने पड़ेंगे और /। आप फर्ज कर लें मैं इस साइड के ऊपर भी जाता हूं, तो अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मैं सास पे जाऊंगा और उसके बाद 2019 में आऊंगा। तो अब मुझे 2 सेट जो है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे इस तरीके से // इसका मतलब यह है कि 2 लेवल गहराई में आप उतरे हुए हैं और वहां से आप लिंक कर रहे हैं ऊपर वाली चीजों को। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको टिप्स याद होनी चाहिए। ये आपके बड़े काम आनी है जब आप CSS लिखना शुरू करेंगे और PHP आप लिखना शुरू करेंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी इस हवाले से। HTML5 के हवाले से बहुत सारे टैग्स हैं, नए टैग्स हैं। कोशिश करें जो डेप्रिकेट हो गए हैं HTML4 के वो यूज ना करें। CSS की अभी आपने परेशानी नहीं लेनी। सिर्फ अभी आपको मैंने 3 स्टाइल जो है वो दिए हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इससे अगला जो टास्क होगा टास्क 30, वो बड़ा जबरदस्त मेगा शो होगा, क्योंकि उसमें हम एक बड़ा जबरदस्त बड़ा सा फॉर्म बनाएंगे और मेरी कोशिश होगी मैं तमाम इनपुट्स जो अवेलेबल हैं आज के दिन तक उनकी आपको प्रैक्टिस करवा दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।